डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन के एनालिसिस किए हुए। अच्छा ठीक है, गुड। इस तरह करते हैं कि अभी मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास किन किन के पास एसपीएसएस नहीं है। कंप्यूटर्स में किस किस के पास एसपीएसएस नहीं है? सर मेरे पास नहीं। नहीं है, ओके। सर मेरे पास भी नहीं है। मैं भी समय मैं अभी आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूँ, उससे आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर कोई मसला आया तो मुझे टाइमली बता देना, मैं फिर एक और कोई लिंक शेयर कर दूंगा। तो लिंक मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ और इधर भी आपको कर देता हूँ। दो लिंक्स हैं, यहाँ जाके आपने देखना है कि आपको एसपीएसएस का वो मिलता है या नहीं। आपको उस पर लिंक एक मिला है, वो आपने देख लेना है उसको। प्लीज़ उससे कॉपी करने की कोशिश करना डाउनलोड करके। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताना, मैं आपको मज़ीद लिंक शेयर करवा दूंगा। सर सर एक वीडियोस मैंने देखे थे सर, आपके एक दो तीन लेक्चर्स जो थे एसपीएसएस के। जी जी। यूट्यूब पे मैंने देखे थे सर वो। हाँ जी, उससे कोई फ़र्क पड़ा? तो समझ बिल्कुल सर, आई है? उसमें बिल्कुल सर वो काफ़ी डिटेल से और समझ आ जाती है उसमें, काफ़ी डिटेल में है सर। हाँ, मैं दोबारा खैर लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ उसका। और आपने ये करना है कि वो पूरी प्ले लिस्ट है, हमने इसमें यही पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो हमारे 2-3 क्लासेस होंगी ना, बल्कि ज़्यादा शायद, हमने यही पढ़ना है। ये मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको वैसे करवा देता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पे समझाया हुआ है। और आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो, देखो जो डेटा और एसपीएसएस का है ना इशू, ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़ा सा समझ लो आपके लिए न्यू भी है, और ऐसी चीज़ भी है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ भी नहीं आएगा। सो मुझे कोई इशू नहीं है, हम जो अपनी क्लास का टाइम है उसमें मैं आपको एसपीएसएस सिखाता रहूँ, आप सीखते रहें। लेकिन हेल्प ऐसे होगी कि अगर आप पहले से, वो मैंने ही बोला हुआ है, मैंने वैसे ही समझाना है क्लास में भी, अगर आप पहले से चीज़ें देख के प्रैक्टिस कर लो तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम ज़्यादा कुछ कवर कर सकेंगे। और आपका थीसिस का और इस सब्जेक्ट का भी जो इशू है वो आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप ये समझते हो कि क्लास में करवाऊंगा फिर आप प्रैक्टिस करोगे फिर आप क्वेश्चन करोगे, तो वो थोड़ा सा उसमें कम लर्निंग होगी, ये तो मुझे आइडिया है। सो इसलिए कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी करके आया करनी है, ताकि नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ें आपको वहाँ से पता हो। मैं भी आपको वैसे कह रहा हूँ, मतलब नॉर्मली वीडियोस वगैरह जो हैं वो ज़रा देखना शुरू कर दो। मसलन अभी मैंने आपके साथ एक शेयर की हुई है, इसको मैं ऑन करता हूँ। अगर इसमें मेरे को टेक्निकल इशू आएगा तो फिर हम लाइव उस पर चले जाएंगे। ये ज़रा मुझे इसमें से आपने बताना है, ये समझ आ रही है, गड़बड़ तो नहीं हो रही?
So let's start with our first video of SPSS training. Throughout this training, we'll be talking about some basic concepts of SPSS. Then we'll be talking about what is a questionnaire, what is a survey, how do we put our survey data into SPSS. We'll also be talking about the data cleaning process, and then we'll also be talking about the research data analysis steps that a student or a researcher has to take while conducting a research, in which we'll be talking about the reliability analysis, different types of reliability analysis. We'll be talking about descriptive statistics. We'll also be talking about how to make graphs. We'll be talking about the crosstabs. We'll be talking about the frequencies. We'll also be talking about the correlation analysis, then regression. जी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, डबल डबल आ रही है। डबल डबल आ रही है। अच्छा, बस इसमें फिर इशू आ रहा है। हम इस तरह करते हैं ना कि हम उस पे लाइव पे चलते हैं, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ये चीजें अच्छे तरीके से आपके पास हैं, इनको प्लीज देखते रहना साथ साथ, इससे ठीक ठाक फायदा होगा आपको। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, अभी हम चलते हैं आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चनर किस किसने बना लिया है? या चलो इन शॉर्ट मुझे बताओ किसने नहीं बनाया अभी तक। सर इसी तरह टेबल बना के और ये असाइनमेंट थी सर। असाइनमेंट तो है ही, मैंने कहा वैसे पूछूं कि किस किसने अभी तक नहीं बनाया या कंप्लीट नहीं किया। सर क्वेश्चनर तो मैंने बनाया है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन है, कोई नंबरिंग नहीं है, जिस तरह आपने अभी टेबल दिखाया है तो प्रॉपर वैसे तो नहीं बनाया मैंने। वैसे कर लो उसको, ये मैं अभी आपको क्वेश्चनर दोबारा दिखा रहा हूँ, इस तरीके से उसको बना लो। ये मैंने आपको भिजवाया भी हुआ है व्हाट्सएप के ग्रुप में। ओके सर। अच्छा, यहाँ आपने ऊपर क्वेश्चनर लिखा और थोड़ा सा आपने चाहे यहाँ डिटेल्स डाल देनी है। डिटेल्स ये डाल देनी है, फॉर एग्जांपल अभी मैं ऐसे जनरली लिख रहा हूँ, आप इसे बेहतर भी लिख सकते हो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BBA program at Dabist, Islamabad. We are conducting a study. इस पे आपने अपना टाइटल बता देना है। टाइटल आपने जो लिखा होगा वो बता देना है। वी आर कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ, ये सारी चीजें इस तरह जो भी आपका टाइटल है, और ये आगे चलता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखना है फॉर दिस research we require your valuable input as per your best knowledge। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देनी है, और साथ आपने लिख देना है your data will be kept confidential and it will only
be used for the research analysis purpose. आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो the findings of the research can be shared with you on demand. ये इंग्लिश मैंने ऐसे जल्दी जल्दी लिख दी, आप इससे बेहतर भी लिख सकते हो, इससे मिलती जुलती चीजें भी लिख सकते हो। और ये आपने स्टेटमेंट ऊपर लिख दी और इसके बाद आपने लिख दिया थैंक यू फॉर योर टाइम। आप ये भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर थोड़ा सा ईज करना चाहो, दिस विल ओनली टेक अबाउट 20 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स टू फिल द क्वेश्चनेयर। ताकि ये एक स्टेटमेंट आ जाएगी एंड स्टेटमेंट के बाद आपने आपका पोर्शन 1 आ गया। पोर्शन 1 में आपने ये नहीं है कि ये सवाल पूछने हैं, बट ये एग्जांपल है कि आप कोई भी उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जेंडर है, एजुकेशन है, एज है, ये चीजें आप पूछ सकते हो। कौन सी चीजें पूछना को ज्यादा ठीक नहीं होता, अगर तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है उसकी इनकम के साथ आपकी रिसर्च का, तो उसकी इनकम ना पूछें, बिकॉज लोग आपको सही जवाब नहीं देंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस का प्रॉब्लम नहीं है तो ना पूछें कि मैरिड है अनमैरिड है। इसी तरह जो भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और आपकी रिसर्च के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप ना पूछे, रहने दें। लेकिन इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। अब मार्केटिंग वाले लोग हैं तो वो क्योंकि कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, तो कंज्यूमर के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मसलन वो भी इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हो कि आपको जी आप कितनी दफा ये ब्रांड की प्रोडक्ट खरीदते हो, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, और इस तरह आप कर सकते हो। फिर आप अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बात पूछ रहे हो तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो बातें पूछ रहे हो उसमें आप पूछ सकते हो कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डू यू थिंक यू यूज फेसबुक, व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम। इस तरह की सारी चीजें आप पूछ सकते हो। यहां एक चीज बड़ा गौर से सुनो और याद रखनी है, आपने कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में फर्क क्या होता है, किसको नहीं पता? मुझे सर। ओके गुड। और बाकियों को भी नहीं बताता और लेकिन ये बोल नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, सब आप हिम्मत वाले हो कि आप बोल पड़े हो। अच्छा, या सबको पता है तब भी दोबारा सुन लो। देखो, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने पूछा डू यू लाइक, ऐसे ही चलो, फेसबुक। अब अगर मैंने ये कह दिया है और नीचे मैंने उसके लाइनें लगा दी हैं खाली, भाई इसमें मुझे जवाब दे दो, जो भी जवाब देना चाहते हो, जो मर्जी लिख दो, तो ये ओपन एंडेड है, वो जो मर्जी लिख देगा। ठीक है? लेकिन अगर जी सर। इसी क्वेश्चन को मैं ये कर देता हूं डू यू लाइक फेसबुक और नीचे लिख देता हूं यस,
एंड नो, इसमें से टिक करो। अब वो खुद कुछ लिख सकता है? नो सर। खुद नहीं कुछ लिख सकता। मैंने क्लोज एंडेड कर दिया, मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई यस और नो में से कुछ बताना है। लेकिन अगर वही मैंने लाइनें रहने देता, अब क्या था? ओपन सर एंडेड, वो ओपन एंड। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। जब आप इंटरव्यू करते हो, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हो, तो ओपन एंडेड होता है या क्लोज एंडेड होता है? सर ओपन ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड होता है। गुड, शाबाश। सो जब ओपन एंडेड चीजें होती हैं तो रिस्पोंडेंट की मर्जी होती है, जो मर्जी लिखता रहे। इसमें हो सकता है वो 10 सफ़े की कहानी लिख दे फेसबुक के बारे में। लेकिन जब आपने क्लोज एंडेड कर दिया तो वो आपका जो है वो बन जाता है कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इन्हीं जवाबों में से मुझे जवाब चाहिए। चाहे आपने 5 ऑप्शंस रखी, 10 रखी, 2 रखी, 4 रखी, बट आपने क्लोज एंडेड कर दिया। हाँ जी, मुझे बताएं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आई हो? ओके। सो आपने करना ये है कि आपका जो एसपीएसएस के लिए डेटा आएगा और जो आप क्वेश्चनेयर बनाएंगे, वो क्वेश्चनेयर आपने बनाना है क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड नहीं बनाना। एसपीएसएस के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर का कोई फायदा नहीं है। उसका जो ओपन एंडेड होता है सवाल, फॉर एग्जांपल आप कोई एक क्वेश्चन भी अगर ओपन एंडेड इसमें रख देते हो, वो भी खास फायदा नहीं देगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस स्टोर। ये तो खैर क्वेश्चन आ गया। चलो, अब ये इस तरह अगर मैं पूछता हूं और आगे खाली जगह छोड़ देता हूं तो ये ओपन एंडेड है। मुझे इसको क्लोज एंडेड बनाना है। देखो, मैं क्लोज एंडेड कैसे बनाऊंगा? वन टाइम या वंस अ वीक, या इसको मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, बल्कि और इसको बेहतर कैसे बना सकता हूं, बिकॉज वन से ज्यादा कम भी हो सकता है। तो मैं कहता हूं 1 to 5 टाइम्स अ मंथ, एक ऑप्शन होगी। दूसरी ऑप्शन होगी 6 to 10 टाइम्स अ मंथ। चाहे जितनी मर्जी मैं ऑप्शन इस पे दे दूं, बस मुझे इसको क्लोज एंडेड बनाना है। इसी तरह अगर मैं किसी से एज पूछता हूं फॉर एग्जांपल, तो एक तो तरीका ये है कि वो मुझे बता दे कि मेरी एज जो है 55 है। कोई और रिस्पोंडेंट जो है वो बता दे 89 है। कोई और रिस्पोंडेंट बता दे मेरी एज 19 ईयर्स है। तो ये ओपन एंडेड हो जाएगा। ऑल्दो इसका एनालिसिस एसपीएसएस में हो सकता है, लेकिन इतनी सारी एंट्रीज और बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। तो आपने इसको क्लोज एंडेड कैसे बनाना होता है? आपको अंदाजन पता होता है कि आप किस तरह के लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉइज हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में 20 साल से पहले एम्प्लॉयमेंट पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो आप ये कर सकते हो 20 to 30 ईयर्स लिख दो, ये पहली ऑप्शन आ गई। 31 to 40 ईयर्स दूसरी ऑप्शन आ गई। 41 to 50 चौथी ऑप्शन आप कर लो। अब आप ये कर सकते हो 51 to 60 आपकी एक और ऑप्शन आ गई। अब आप कहते हो जी कितनी को ऑप्शंस बनाएं, तो हमने कुछ लिमिट भी करना है। तो आप ऐसे कर दो अबव 60 ईयर्स। ये ऑप्शंस आपने
आगे सारी बना लें। ऑप्शन लिमिटेड भी हो गई और आपका जो डेटा है वो भी अब जरा क्लोज एंडेड आएगा, आपको पता होगा। तो इस तरीके से आपने, अगर आप कहते हो जी 20 साल से कम भी हो सकते हैं, तो फिर आप एक और ऑप्शन और बना दो। वैसे तो इसमें भी हो सकता है लेस देन 20 years, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्लोज एंडेड बनाना है अपने इन सारे क्वेश्चंस को जितने भी पूछ रहे हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं जरा इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ये क्लोज एंडेड ओपन एंडेड का किसको समझ ना आया हो? क्लियर? यस सर। ओके। अदरवाइज ना आपको फायदा नहीं है उसका, एसपीएसएस में डेटा जा नहीं सकता। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको आपने इस तरह ऊपर लिख देना है कि प्लीज प्रोवाइड योर आंसर बाय यूजिंग अ टिक मार्क, और इनसर्कल कर लें या जैसे भी है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया हुआ इधर ना, इसको फिर हम देखते हैं कि क्यों हाईलाइट किया है इन सारी चीजें। अच्छा, नाउ दिस इज योर सेकंड पार्ट, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमने क्या करना है, ये हमने काफी डिटेल में इसका पढ़ा था, वेबसाइट भी मैंने आपको बताई थी। जिसको भी मसला हो वो जाके दोबारा, मैंने ग्रुप में वेबसाइट बताई है, ये मुझे दोबारा बता देना, मैं उसको दोबारा भेज दूंगा। वेबसाइट के अलावा आपके पास गूगल और गूगल स्कॉलर बड़े अच्छे सोर्सेज हैं, उनमें भी आप जाके वो ढूंढ सकते हो। तो आपको आइटम्स एक्चुअली ढूंढनी है, आइटम्स ढूंढनी है कि कौन से वेरिएबल को मेजर करने के लिए कौन सी आइटम जो है वो यूज होती है। वो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से उसके सोर्सेज हैं। उसको जरा लेक्चर को दोबारा देख लेना है, किसी क्लास फेलो को पूछ लेना। अब सेकंड सेक्शन में हम ये स्केल यूज करते हैं जिसको लिकर्ट स्केल कहते हैं। लिकर्ट स्केल इसलिए कहते हैं कि लाइकर्ट या लिकर्ट जो है ये एक पर्सन था जिसने ये स्केल डेवलप किया था जिससे चीजें मेजर हो जाती हैं। नॉर्मल लाइफ में आप देख रहे होते हो कि ये स्ट्रांगली डिसएग्री वन है, डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री, स्ट्रांगली अग्री। कुछ लोग इसको डिफरेंट तरीके से भी यूज करते हैं। स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं तो, और इसी तरह सेटिस्फाइड, नॉट, नीदर सेटिस्फाइड नॉट डिससेटिस्फाइड, इस तरह करके। तो आपको डिपेंड करता है। वैसे आप स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाली स्टेटमेंट्स ही बनाएं, वो ज्यादा सिंपल और बेहतर रहती है। एंड उसके बाद आपने अपना वेरिएबल देखना है। अब ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इसकी ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। यहां एक और चीज बड़ी जरूरी गौर से देखने वाली, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। मसलन बहुत सारे लोग गलती करते हैं, गलत करते हैं कि वो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देते हैं और आगे ये ऑप्शंस दे देते हैं 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, जो भी ऑप्शन जिस तरीके से भी आपने लगानी है। ऊपर हमने की दे दी कि 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, और नीचे हमने क्वेश्चंस पूछ लिए और अकॉर्डिंगली आप इसमें कर लिए। कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि इसको कर देते हैं वो स्ट्रांगली एग्री, ऊपर लिख देते हैं कि जी 5 इज इक्वल टू स्ट्रांगली एग्री, बट आप 1 2 3 4 5 लिखो, ऊपर की दे दो, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब बैक टू दिस द क्वेश्चन टाइम। अब इसमें प्लीज एक चीज गौर से देखना, ये जो आपके चीजें हैं ये स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मसलन ये क्वेश्चन है, देयर आर मेनी थिंग्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन दैट आर कवर्ड बाय सम फॉर्मल प्रोसीजर्स। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस पे वो जवाब दे देगा जी स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, जो भी है।
इसको लिखने का एक और तरीका ये भी हो सकता था, आर देयर मेनी थिंग्स, ये अब यहां मसला ये आया है कि ये आर जब मैंने लगा दिया ना शुरू में, तो ये क्वेश्चन टाइप बन गया है। जब मैंने आर शुरू में लगा दिया तो ये क्वेश्चन बन गया है। जब मैंने देयर आर कर दिया है तो ये स्टेटमेंट बन गई है। तो वी नीड दिस स्टेटमेंट, वी डू नॉट नीड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज नॉट नीडेड। अगर कहीं आपको कोई गलत क्वेश्चनर बना मिले भी जिसमें क्वेश्चंस लिखे हों, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू स्टेटमेंट्स and do not write in the question type form. Does, what, where, when, वो 5 W's and 1 H जो है वो आपने इसमें यूज नहीं करना। You will come up with simple statements. ये बात किसको नहीं समझ आई? जी अच्छा, दूसरी चीज ये देखें आई के साथ लिखा हुआ है। ये आई का मतलब ये है कि जो रीडर है उसके लिहाज से आपने स्टेटमेंट बनानी है। जब आप बोल रहे होते हैं आमने सामने लोगों के, तो फिर तो आप कह सकते हैं डू यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, तो उसको पता होता है ये मुझे कह रहा है। बट लिखते वक्त अगर आप यू लिखेंगे और आप वहां प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। तो लिखते वक्त आपने इस तरह लिखना है कि जैसे रीडर पढ़ रहा है। I cannot ignore the rules and reach informal agreements to handle some situation. ये वो पढ़ने वाले के लिए आई आपने लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की गलती इसमें ना हो। और बाकी आप अब ये पहला वेरिएबल था फॉर्मलाइजेशन, ये दूसरा वेरिएबल है एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, और ये तीसरा वेरिएबल है इनोवेशन। तो इस तरीके से आप ये चीजें बना सकते हैं। ये आपको मैंने बताया। जी सर एक क्वेश्चन। जी जी प्लीज पूछो। सर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स के हिसाब से हमने क्वेश्चन करना है ना? यस अलग अलग। यस, ऑल वेरिएबल, मॉडरेटर, मीडिएटर, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, जितने भी हैं। ओके हाँ, सही है सर। सबके लिए जरूरी है। हाँ जी, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि कितनी क्लासेस और होंगे सर? कितनी क्लासेस और होंगी? जी सर। आज हमारी आई थिंक 10th क्लास है ना? यस सर। तो 5 to 6 क्लासेस और होंगी। 6 तो मतलब होंगी, लास्ट वाला एग्जाम होगा, या हो सकता है एक आधी क्लास एक्स्ट्रा भी करनी पड़ जाए तो कर लेंगे। ठीक है सर, इसमें क्योंकि चैप्टर्स उसी में कवर करने होंगे ना सर इसमें सारे। जी जी जी, देखो मैं इसीलिए आपको शुरू में भी बताया, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ था, कि SPSS का काम जो है वो आप वीडियोस देख के करना शुरू कर दो, सीखना उससे शुरू कर दो। मेरे पास क्वेश्चंस लेके आओ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मजीद सीख सके। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये काम नहीं आ सकता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दूं। कुछ सॉफ्टवेयर्स थे जो मैंने 2011 में सीखे, और 2012-13 में मैं इतना अपने आप को एक्सपर्ट समझता था कि मैंने ट्रेनिंग्स भी दी उस पर, बच्चों को ही, अपने जो हमारे क्लास फेलोज होते थे उन्हीं को
लेकिन काफ़ी दफ़ा से मुराद होता है 20-25 दफ़ा मैंने उन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करवाई हो। आज मुझे उनमें से 1-2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बेसिक भी काफ़ी हद तक मुझे भूल गई हुई है। रीज़न क्या है? मैंने उनकी बाद में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने प्रैक्टिस नहीं की। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको बार बार चीज़ें करके देखोगे, उतनी गलतियां करोगे, उतनी दफ़ा आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको बेहतर होगा। और आपको ये नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये फील करोगे तो फिर आपको मेरी बात याद आएगी। आपको कोई बंदा लिफ्ट नहीं कराएगा उस टाइम। इवन सुपरवाइजर्स भी जो है, मैं भी अगर सुपरवाइजर तो मैं कितना टाइम दे दूंगा। तो इसलिए इन चीज़ों को अभी मौका है, इनको सीख लो। उसमें जितनी आप मेरी हेल्प कर सकते हो कि आप पहले से वो चीज़ें पढ़ के आए होगे, सुन के आए होगे, मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मेरी तो ड्यूटी है, मैंने तो आपको ये काम करवाना ही करवाना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने जब क्वेश्चनर बना रहे होगे तो यहाँ आपने फॉर एग्जांपल जिस जगह से भी वो क्वेश्चनर अडेप्ट किया है, यहाँ आपने उसका रेफरेंस दे देना है उस स्टडी का, जहाँ से भी आपने वो क्वेश्चनर अडेप्ट किया है, जो भी है रेफरेंस। ये मैंने वेरिएबल इससे लिया है। ये वेरिएबल जो है फॉर एग्जांपल से लिया है, जो भी इसका वो है, सॉरी। और इसी तरह आपने जितने भी वेरिएबल्स हैं, जहां जहां से आपने उनको पिक किया है, उन सब की आपने सर जी सर वेरिएबल्स तो हमने सिर्फ एक ही रिसर्च पेपर से उठाया ना, उसके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में। वेरिएबल आपने एक ही रिसर्च पेपर से उठाया है, लेकिन क्वेश्चनर हो सकता है आपको कहीं डिफरेंट स्टडीज से मिला हो। ये आपको वो उस स्टडी में मिल गया है, वो क्या उसको कहते हैं, क्वेश्चनर मिल गया। सर क्वेश्चनर तो नहीं मिला है अभी तक, मैंने बनाया नहीं है वो, मैंने अपनी हाँ, तरफ से बस कुछ। वो जब बनाने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टडी आप कह रहे हो, स्टडी ने भी किसी और का क्वेश्चनर यूज किया हुआ है। ओके सर। ठीक है ना, वो क्वेश्चनर मेकिंग वाली और स्टडीज होती हैं, हम सिर्फ उनका क्वेश्चनर यूज करते हैं। क्यों? जैसे हम फुट रूलर यूज करते हैं, वो भी स्केल है ना मेजरमेंट का। जी सर। मीटर रॉड यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, ये सारी चीजें किसी और ने बनाई हुई हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं और सारे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लोग यूज करते हैं। इसी तरह ये सोशल साइंसेस की रिसर्च में स्केल बनाए होते हैं लोगों ने, हम उनको यूज कर लेते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो उनका नाम लिखना होता है फिर हमें। हाँ जी, क्वेश्चनर के बारे में मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे बताओ। सर जो मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी उसका प्लेजरिज्म चेक हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली कर नहीं सका किसी का भी प्लेजरिज्म। अभी मैं आपका मिड का भी चेक कर दूंगा आपको सबको, उसमें अगर प्रॉब्लम हुई तो आप ठीक कर लेना। ओके सर। तो ये क्वेश्चनर प्लीज सारे बना के इसको मैक्सिमम जल्दी जल्दी आपने फ्लोट करना है। और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज समझा देता हूं कि कैसे आपने आजकल, बिकॉज कोविड वाला इशू है, तो किस तरीके से आपने क्वेश्चनर जो है बनाना है। उससे हमें थोड़ा सा डेटा हमारा जमा भी होता जाएगा खुद ब खुद। आप सबके पास जीमेल के एड्रेसेस हैं ना, यूनिवर्सिटी वाले? यस सर। अब यूनिवर्सिटी वाले जीमेल एड्रेस में आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं जो आपको पता ही नहीं है, जो कि काफी हद तक हमें भी नहीं पता थी जब तक ये पेंडेमिक नहीं आया और इसने सारी चीजें ऑनलाइन नहीं की। अब आपने करना ये है कि ये आपका जीमेल का जीमेल जब आप खोलते हो तो इस तरीके का, या आपके पास थोड़ा सा फर्क आता होगा, पूरी यहाँ विंडो पे ईमेल आ जाती होगी।
आपने करना ये है कि ये 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं यस सर। टॉप पे, जी ये ज़ैबिस के साथ ही आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। इनको जब आपने क्लिक किया ना, तो ये आपके पास इतनी सारी चीजें और इतनी ये काम की चीजें हैं कि आपको अभी इनका बिल्कुल पता ही नहीं है। हमने भी अभी बड़ी कम चीजें यूज करनी शुरू की हैं। वैसे तो चलो इस पे एक अलहदा भी लेक्चर हो तो शायद खत्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टली यहाँ से अपना गूगल क्लासरूम में जा सकते हो। ये क्लासरूम पड़ा हुआ आपका, ये बहुत सारी और चीजें पड़ी हुई हैं। इसमें बहुत काम की चीज में ऑब्वियसली गूगल मीट अभी आप यूज कर रहे हो। ये ड्राइव है, ड्राइव आपके पास पता नहीं आई थिंक 1 टेराबाइट की इसमें मेमोरी फ्री है, जो जी मीट का अकाउंट ज़ैबिस्ट वाला है आपका। तो इसको आप यूज करो। अब मेन काम जिसके लिए हम इधर आए हैं, आपने अपना क्वेश्चनर जो बनाना है वो आपने जीमेल पे गए, 9 डॉट्स पे गए, एंड यहाँ आपको किसी और जगह पे नजर आ रहा होगा ये फॉर्म, बिकॉज इसको आप यहाँ से पिक करके मूव भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको जरा नजदीक रखा हुआ है, आपको कहीं और नजर आ रहा होगा गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये फॉर्म्स खुल गए। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, वो भी मेरे पास हैं। ये सारे फॉर्म्स मेरे पास जो बने पड़े हैं वो पहले से मेरे पास हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये करना है कि इसमें मैंने अब अपना क्वेश्चनर बनाना है। तो मैं इसको ब्लैंक को क्लिक करूंगा और मेरे पास इस तरीके की ये चीज आ गई। दोबारा कर रहा हूं, हम अपने जीमेल के अकाउंट पे थे, 9 डॉट्स को क्लिक किया, फॉर्म्स यहां नहीं होंगे, कहीं और जगह पे आपका प्लेस होगा, बट मेक श्योर यू आर एंटरिंग इनटू फॉर्म्स। फॉर्म्स पे गए तो उसने कहा कौन सा फॉर्म चाहिए आपको, शायद ऊपर वाला ये नजर आ रहा हो सिर्फ, ये और भी है एग्जिट टिकट्स असेसमेंट, ये वो चीजें इस तरह की बनाई, बट हमने ये दोनों आप यूज कर सकते हो। मैंने कहा हम ब्लैंक पे ही चले जाते हैं। ब्लैंक पे गए आप तो आपको इस तरह की एक चीज नजर आ जाएगी। अब इस पे आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले टॉप पे अपना एक टाइटल देना है। आपने कह दिया जी रिसर्च क्वेश्चनेयर, इसकी जो भी आप हेडिंग और देना चाहते हो। मैंने इस पे अपना नाम लिख लिया फिलहाल के लिए। आप इस पे जो भी लिखना चाहो आप इसका वो कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन है इसके साथ। ये देखो जो क्वेश्चनर पे हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी, ये हम उठा के इधर ला सकते हैं। मैंने कॉपी किया और डिस्क्रिप्शन की जगह पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसकी आपको बताता हूं, ये चीजें सेव हो रही हैं खुद ब खुद। ये देखो ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ये क्वेश्चनर कहीं भी नहीं जाएगा, ये आपकी ड्राइव में सेव होता जा रहा है। इसी को मैंने कॉपी किया और मैंने इधर अनटाइटल उसमें क्लिक ही किया तो उसने खुद ही पकड़ लिया कि अच्छा ये वाला टाइटल इसमें चला जाएगा। अब सपोज लाइट चली गई, कोई ऐसा इशू हुआ, मैंने आधा क्वेश्चनर बनाया हुआ है, तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल ये मेरे से बंद हो गया किसी तरीके से, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आई कैन सिंपल एक एक सेकंड की चीज मेरी सेव्ड है। आई विल गो बैक टू दिस फॉर्म और यहां मुझे वो पूछेगा कि कौन सा फॉर्म है। देखो एक तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि मुझे ये उसने सामने दिखा दिया कि ये फॉर्म तुम बना रहे थे लास्ट टाइम, रीसेंट फॉर्म्स। अगर मुझे ना मिले तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, यहां से भी ढूंढ सकता हूं अपना फॉर्म। तो अभी मुझे क्योंकि मेरे सामने है रीसेंट फॉर्म्स में, तो मैं इसमें चला गया हूं। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आपने पहला क्वेश्चन कौन सा पूछना है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड विंडो को खोल लेता हूं और क्वेश्चनर को भी अपने इधर रख लेता हूं,
मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसको सेट कर लूँ ताकि नज़र आ रहा हो मुझे क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये मेरे पास दोनों विंडोज खुल गई। एक में मैं क्वेश्चनर बना रहा हूं और एक में पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, जेंडर। तो मैं जेंडर को सिंपली अगर यहां से उठाऊं और इधर कॉपी कर दूं, या मैं इसके साथ ये लिखना चाहूं कि व्हाट इज योर जेंडर। अब देखो अच्छी बात क्या हुई, अच्छी बात ये हुई कि ये इसने मुझे खुद भी ऑप्शंस दे दिए हैं बेस्ड ऑन माय क्वेश्चन। ये देखो खुद भी ऑप्शन दे रहा है। तो मैं सिंपली मेल फीमेल टाइप करता हूं तो ये मेरे पास ऑप्शंस खुद ब खुद बन जाती हैं। अगर नहीं बनती, यहां से मैं डिलीट कर देता हूं इनको। अगर मेरे पास नहीं भी ऑप्शंस बनती तो मैं इसमें और ऐड भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें मैंने एंटर दबाया और मैंने मेल लिख दिया, इसमें मैंने एंटर दबाया और अदर्स लिख दिया। ये मेरा एक क्वेश्चन जो है ये बन गया है। अब थोड़ा सा मैं जरा वापस जा रहा हूं। ये देखें, जब मेरा फुल ये स्क्रीन होती है, फुल स्क्रीन पे मेरे पास ऑप्शन है। अब मैंने एक क्वेश्चन बना लिया, ये मेरे से गलती होगी, मैंने कहा जी ये काट दें, ये खत्म भी हो गया। अब यहां काफी सारी चीजें हैं जो आप सेट कर सकते हो। मसलन क्या आपको ये क्वेश्चनर रिक्वायर्ड है, लाजमी है कि बंदा फिल करे तभी सबमिट हो आपका क्वेश्चनर? मैं कहता हूं जी दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां मैंने ये क्वेश्चन बना लिया, आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। मैं कहता हूं मुझे ये कर दें। ये प्लस का साइन पता क्या बता रहा है कि नया क्वेश्चन मैंने बनाना है। ये मैंने क्लिक किया, वो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले गया। एक चीज जरा गौर से देखना, गौर से, ये मेरे पास ये बार आ रही है ना, ये वाली, जैसे ही मैंने स्क्रीन शॉट की ये बार इधर शिफ्ट हो गई है। ये देख, अब यहां करूंगा तो नया क्वेश्चन बनाएगा। और मेरे से गलती ये होगी कि मैंने दो क्वेश्चंस नए बना लिए। कोई बात नहीं, मैं दोनों में एंट्री कर सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही रह गया। तो इसको मुझे पूरे को डिलीट करना है, तो ये डिलीट का ऑप्शन है मेरे पास, मैंने इसको डिलीट दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ गया और दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन है एक्सपीरियंस। मैंने एक्सपीरियंस लिख दिया, योर एक्सपीरियंस इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब एक चीज तो ये है, दूसरा मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैंने अगर यहां एंटर दबा के ये ऑप्शंस लिखी हो ना, एंटर दबा के, यहां मैंने एंटर दबाया हुआ है, तो ये ऑप्शंस अगर मैं ऐसे कॉपी करूं और यहां जाके पहली ऑप्शन पे रख के पेस्ट कर दूं तो वो चार ऑप्शंस खुद भी बना देगा मेरे लिए। तो ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन ये कर लिया। इसके लिए क्या करूं, प्लस का साइन दबाऊंगा, ये दबाया, नया क्वेश्चन बन गया। और इसकी जो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस मैंने यहां पेस्ट की, वो दो ऑप्शंस उसने खुद ही बना दी। अब मजीद इसको मैं आपको ज्यादा वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज जब आप ये काम करोगे तो आपको मजीद आइडिया होगा। मैंने कहा जी मुझे ये भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड है कि लाजमी वो करे, ये भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अब मैंने कहा मैंने पहला सेक्शन तो अपना बना लिया है,
जेंडर, वो डेमोग्राफिक्स वाला। तो नया सेक्शन मैंने बनाना है। तो मैं नया सेक्शन के लिए यहाँ जाके, ये देखो लिखा हुआ ऐड सेक्शन, मैंने सेक्शन ऐड किया तो मेरे पास नया सेक्शन आ गया। नए सेक्शन को मैं हेडिंग अलहदा दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल वेरिएबल स्केल्स, कुछ भी कह दूं, और यहाँ मैं कह देता हूँ प्लीज प्रोवाइड आंसर्स टू दी स्टेटमेंट्स, ऐसे लिख दिया। इसमें क्या करना है, फिर प्लस का साइन डाला और मैंने यहाँ अपना लिख दिया जी कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एंड देन मैंने कहा जी 5 ऑप्शंस देनी है। अच्छा, ये आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज मैं इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं डाल रहा, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बट हमें मल्टीपल चॉइस ही चाहिए, तो हम इसी को सिर्फ रखने हैं। तो हमने कह दिया जी स्ट्रांगली डिसएग्री, आपने पूरा लिखना है, आपने इस तरह नहीं करना, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। आपने ये 5 ऑप्शंस बना दी। इसमें अब आपको फायदा ये है कि अगर आपने यहाँ क्वेश्चन एक लिखा हुआ है और स्केल यही आपने यूज करना है, तो सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट कर लें इसको और यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दें, और डुप्लीकेट कर लें, क्वेश्चन चेंज कर दें। तो जब आप ये काम इस पे कर लेते हो, जब ये आप काम इस पे कर लोगे, सपोज मैं देखना चाह रहा हूं कि ये मेरे रिस्पोंडेंट को कैसे नजर आ रहा है, तो मैं ये देखें आई बनी हुई है, मैं इस आई के पास क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहेगा कि इस तरीके से नजर आएगा रिस्पोंडेंट को। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको फिल कर सकता हूं, और इसको फिल कर दिया मैंने, और मैंने इसको फिल कर दिया, ये मेरा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं दूसरे सेक्शन पे गया, नेक्स्ट सेक्शन, उस पर मैंने कहा डिसएग्री, और दूसरे पे मैंने कहा अग्री, और मैंने कहा कि मैंने ये सबमिट कर दिया। ये मैंने सबमिट कर दिया, वो कहता है अनदर रिस्पॉन्स सबमिट करना है, हम कहते हैं नहीं अभी नहीं करना। ये बात आपको समझ आई? यस सर। ओके। अब आपने काम एक करना है कि ये देखें, ये मैं जैसे ये मेरे पास सिर्फ आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज मैं इसका ओनर हूं। मुझे उसने बता दिया कि एक रिस्पॉन्स आ गया है इस फॉर्म पे। मैं ये करता हूं कि मैं इसको करता हूं यहां से आपके साथ शेयर करता हूं, चलो सेंड करता हूं। सेंड करने के लिए मैंने ये कहा कि मुझे इसका एड्रेस कॉपी कर लें, एक मिनट जरा शेयर करता हूं इसको, ऐसे नहीं ठीक, शेयर की ऑप्शन आ गई, ईमेल एड्रेस आ गया। बस सबका वो आ नहीं रहा। चलो, मैं इसको इस तरह करता हूँ, लिंक को कॉपी कर रहा हूँ और मैं आपको चैट में भिजवा रहा हूँ। आपने ये करना है कि आपने इसको ज़रा लिंक को खोलना है और इसको फिल करना है। इसको ज़रा प्लीज़ सारे जल्दी जल्दी फिल करें। सर ये आपने क्वेश्चनर भेजा फिल करने के लिए? मैंने जो भी क्वेश्चनर बनाया था वो भेजा है, इसको ज़रा फिल करें जल्दी। जी सर। सर कर दिया। ठीक है, गुड, बाकी भी कर लें। डन। ठीक है, गुड।
अच्छा जी, गुड। कितने लोगों ने कर दिया? आप नहीं भी बता रहे तो मुझे यहां से पता चल रहा है। ये देखो, मेरा 8 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। नाइन आ गए। हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट? 1 और 2? सर नो बड़ी, सिर्फ 9 ही है क्लास में। ये 10 आ गए। एक मैंने भी किया हुआ ना फिल। अच्छा ये मेरे पास देखो 10 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। इसका फायदा देखो, ये जो लोग ऑफिस में काम भी करते हैं या अपना कोई काम कर रहे होते हैं या डेटा कलेक्ट करना होता है, ये इतनी अमेजिंग चीज है कि आपने थोड़ी सी एफर्ट करके लोगों को भिजवाया है। अब मैं जब इन रिस्पॉन्सेज पे जाता हूं, ये देखना जरा, ये मुझे एनालिसिस करके भी बता रहा है। खैर हम एसपीएसएच के थ्रू एनालिसिस करेंगे बिकॉज हमें ये रिक्वायर्ड ज्यादा नहीं है। ये देखो 10% ये कश्यप ने फिल किया होगा तो उसने साफ साफ बता दिया है कि 1%, 10% फीमेल, 90% मेल्स हैं। उसके बाद जो भी लोगों ने एक्सपीरियंस का जैसे कैसे फिल किया उसने ये भी एनालिसिस कर दिया, ये भी एनालिसिस कर दिया। ये वेरिएबल स्केल्स पे भी उसने एनालिसिस कर दिया कि किस किस तरह के मुझे जवाब आए हैं। ठीक हो गया? अब ये तो चलो ठीक है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं इसको बंद भी कर सकता हूं कि अब मजीद रिस्पॉन्सेज हम नहीं कलेक्ट कर रहे, या मैं इसको ओपन भी कर सकता हूं। अच्छा जी, मैं ये कर सकता हूं कि ये देखें जरा, क्रिएट स्प्रेडशीट। मैं कहता हूं जितने भी आंसर्स हैं इनकी स्प्रेडशीट मुझे बना दें। तो मैं इसको क्लिक करता हूं, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट। यस, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट। ये देखें कि मेरे लिए जिंदगी कितनी आसान हो गई है। ये आपको एक्सेल शीट नजर आ रही है? जी सर। ये डेटा मेरे पास कलेक्टेड डेटा आ गया है। 11 लोगों का टोटल डेटा आ गया है। सब कुछ जबरदस्त किस्म का हुआ। अब इसको मैं सिंपली फाइल को डाउनलोड कर सकता हूं एक्सेल फॉर्मेट में या पीडीएफ में, या जिसमें भी करना चाहूं तो मैं एक्सेल फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लेता हूं और अपने पास संभाल लेता हूं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके अपनी एसपीएसएस में डाल दूंगा और थोड़ी सी रिप्लेसमेंट्स के साथ मेरा डेटा उसमें एंटर हो जाएगा, वरना मुझे एक एक क्वेश्चनियर का डेटा एंटर करना पड़ता है। सो देखो, विद इन नो टाइम, विद इन आई थिंक 5 मिनट्स हमने ये बना भी लिया और एक किस्म के क्वेश्चनियर भी हमारे पास, डेटा भी बना बनाया आ गया और एक्यूरेट डेटा, और इसका एविडेंस भी है और ऑनलाइन ये पूरी जिंदगी के लिए आपके पास अवेलेबल भी है। सो ये चीज जो है ये आपने करनी है, बिकॉज आजकल तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जा नहीं सकते, कोविड है और सारे इश्यूज हैं, तो ये बेस्ट हल है क्वेश्चनर फिल कराने का। और ये जो लिंक मैंने जिस तरह आपके साथ शेयर किया है, आप अपनी फेसबुक की वॉल पे शेयर कर सकते हो, लोगों को ईमेल कर सकते हो, कुछ तरीके से भी आपने सिर्फ लिंक देना है और लोगों को लिंक से डेटा फिल करने में बहुत सीधी सीधी आसानी होगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने भी चैट सर बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं कि प्लेजरिज्म और वो सारा एंड में मैं आपसे बात सुनता हूं। अच्छा जी, सो आपने ऐसा क्वेश्चनर बना के लिंक जो है अपना शेयर कर देना है इसमें ग्रुप में, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस पे काम भी किया है। और फिर लिंक ग्रुप पे तो सिर्फ मेरे लिए शेयर करना है ना, और हो सकता है आपको रिस्पॉन्सेज भी मिल जाए चलो थोड़े बहुत, लेकिन बाकी आपने फिर जहां भी शेयर करना है इसको शेयर कर लें ताकि डेटा आपके पास आ जाए।
और ये आपके पास फॉरएवर जो है वो सेव रह गया आपकी ड्राइव में, ये हमेशा के लिए पड़ा हुआ है। वैसे ही बता रहा हूँ इससे इस अब ये जो सेकंड चीज बता रहा हूँ नॉट वेरी मच रिलेटेड टू आवर क्वेश्चनर पार्ट, बट ये गूगल डॉक्स पड़ा हुआ है इसमें। गूगल फॉर्म्स के आसपास कहीं नीचे आप देखोगे तो गूगल डॉक्स पड़ा होगा। इसमें आप जाके इसमें आपको एक और बड़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। आप कहते हो कि मैंने ब्लैंक पेज पे जाना है, ये ब्लैंक पेज पे चले गए। यहां आप अपना जो थीसिस है या अपना जो भी चीज है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप चाहते हो कि हमेशा के लिए सेव रहे। अब देखें जरा, मैं इसको कुछ करने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा थीसिस बीबीए, इसका नाम रख दिया। ये देखो ये साथ ही कह रहा है सेविंग, सेव टू ड्राइव। ये डॉक्यूमेंट अब मेरी ड्राइव में सेव हो गया। आप यहां लिखो फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ, ऐसे ही मैं चीजें लिख रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला, ये लिख सकते हो। और ये सेव टू ड्राइव करता रहेगा इसको। मैंने इसको डिलीट कर दिया, उसने डिलीट को सेव कर लिया। इसकी एक अमेजिंग चीज जो मैं फंक्शन यूज करता हूं और आपको भी इसका फायदा होगा। एक मिनट जरा, टूल्स, ये देखें टूल्स में जाके वॉइस टाइपिंग है। कभी आपको अगर बड़ा मसला हो रहा हो और आप बिजी हैं या कोई ऐसी चीज है या थीसिस ही आपने कुछ लिखना है और आपको पता है कि प्रॉब्लम हो रही है टाइपिंग में या कीबोर्ड खराब हो गया है, कोई ऐसा इशू है, तो क्या करना है, डॉक्स में गया, टूल्स, वॉइस टाइपिंग। इसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं है ये, बट आपकी बहुत सारी ये हेल्प कर सकता है, जिस तरह वॉइस टाइपिंग आपकी कंप्यूटर उस पर होती है। मैंने इसको कहा वॉइस टाइपिंग जो है मैंने करनी है। अब देखो ये जरा मैं डेमो करने लगा हूं। The research can be defined as creation of new knowledge. Full stop. There are other definitions to research. For example, some people call it theory testing, some people call it theory generating activity. इसको मैंने बंद कर दिया और मैंने इसको कहा है तो उसने स्कोर लिख दिया। सो ये भी आपके पास एक अच्छा टूल है कि अगर आप कई दफा दूसरी जगह से पढ़ के लिख रहे हो और आप चाहते हो कि प्लेजरिज्म ना आए और आपसे वो चीजें ना हो, तो आप अपनी इंग्लिश में यहाँ बोलोगे। थोड़ा सा कभी एक्सेंट में ये वर्ड चूज करने में मसला कर जाता है या बाद में आपको इसके कॉमास वगैरह कभी लगाने पड़ जाते हैं। ये तो खैर वो ग्रामरली हुआ है तो वो कह रहा है कि सेटिंग ठीक करो, लेकिन अदरवाइज आप ये जो आपने कोई उसने ऑटो करेक्शंस किए हैं ये बता रहा है। तो ये भी टूल आपके पास बहुत अच्छा है। आपने कोई ऐसी लॉन्ग नोट लिखना हो या जिस तरह मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी आपने लिखनी है तो आप उसका टेक्स्ट ऐसे बोल के लिख सकते हो। तो ये चीज़ें आप यूज करना शुरू करो, बिकॉज इसके बगैर जो है वो अब चीज़ें सही बेहतर नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन ही करनी है। ठीक है, ये मैं इसको चाहे बंद भी कर दूं तो मेरे पास ये गूगल ड्राइव में सेव्ड है थीसिस बीबीए के नाम से। सो ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना क्वेश्चनर इसमें बना के मुझे बताना है और फिर हम मजीद उस पर बात करेंगे कि क्या है। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू द एसपीएसएस शीट। ये आपका एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर है।
और ये मेरा क्वेश्चनर है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि वीडियोस भी देखनी है, उसमें भी ये सारी चीजें इसी तरीके से बताई हुई हैं, जरा रिपीट भी हो जाएगा और उससे प्रैक्टिस भी करते रहना। SPSS के लिंक्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, अगर उससे ना मिले तो आपने मुझे दोबारा बता देना है, मैं यूनिवर्सिटी वालों को कहूँगा कि वो भी आपको भिजवा देंगे। अच्छा जी, ये SPSS आपको नजर आ रहा है? इसको भी फिलहाल मैं फुल स्क्रीन करता हूँ जी। सारे SPSS देख रहे हैं? जी सर। ओके। It is a very good software when it comes to data analysis of primary, secondary, किसी किस्म का भी क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा होता है? नंबर्स डाटा सर, नंबर ग्राफ्स। हाँ जी, बाकी लोग? सर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। काउंटेबल। काउंटेबल, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो हमें इसमें एनालिसिस हो सकता है, जो क्वालिटेटिव डेटा है वो इसमें एनालिसिस नहीं कर सकते। ये क्लियर बात? एक चीज और, इसका नाम है SPSS। IBM कंपनी है जो इसको अब ओन करती है। IBM कंपनी इसको ओन करती है और SPSS इसका सॉफ्टवेयर का नाम है। SPSS इसलिए इसको कहते हैं कि इसकी जो एब्रीविएशन है वो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, SPSS। क्या नाम है इसका? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल के एनालिसिस के लिए एक पैकेज है जो सोशल साइंसेस में रिसर्च के लिए यूज होता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ सोशल साइंसेस के लिए यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैनेजमेंट साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिक साइंसेस, सबके लिए यूज होता है। एज लॉन्ग एज योर डेटा इज क्वांटिटेटिव, एज लॉन्ग एज योर डेटा इज इन नंबर्स। ठीक है जी, तो इसकी एब्रीविएशन नहीं भूलनी, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। अच्छा जी, अब इसका ये इंटरफेस है, डैशबोर्ड है इसका। बट शुरू में समझने वाली जो जरूरी चीजें हैं वो है कि इसकी दो विंडोज फिलहाल आपको नजर आ रही हैं। ये देखो, ये वेरिएबल व्यू है, ये डेटा व्यू है। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करता हूं ये मुझे दो विंडोज नजर आती हैं, डेटा व्यू, वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू अगर आप देखो तो ये किस सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता है? एक्सेल। एक्सेल। एक्सेल से, वेरी गुड। एक्सेल में जैसे इन बॉक्सेस में चीजें लिखी जाती हैं, इसमें भी इसी तरह इन बॉक्सेस में चीजें लिखी जाती हैं। 1 2 3 उसी तरह आ रहा है इधर भी, और शीट की लेंथ का कोई लिमिट नहीं है। वेरिएबल व्यू जो है ये भी लगता तो उसी तरह का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर देखो, ये नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यू, मिसिंग, ये चीजें जरा फर्क है। इसमें जाओ तो ये वेरिएबल ही आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये भी हम देखते हैं। अच्छा जी,
मेन काम हमारा इसका डेटा व्यू में ही होता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें वेरिएबल व्यू में पहले वेरिएबल्स डिफाइन करनी पड़ती हैं। क्या जो स्टेटमेंट्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं जो हमने क्वेश्चनर में पूछे हैं वो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं इधर। तो एक दफा जब हम इधर डिफाइन कर लेते हैं, फिर इस विंडो के साथ ज्यादा हमारा ताल्लुक नहीं रहता, फिर हमारा डेटा व्यू के साथ ही ज्यादा रहता है, या समझो दोनों विंडोज के साथ फिर ऐसा ताल्लुक नहीं रहता, फिर हमारा एनालिसिस वाले पार्ट में ताल्लुक होता है। सो वेरिएबल व्यू में अभी हम जाते हैं। वेरिएबल व्यू में भी 1 2 3 आ रहा है, लेकिन ऊपर नेम टाइप वगैरह आ रहा है। डेटा व्यू में भी 1 2 3 4 आ रहा है, बट ऊपर वेरिएबल का नाम आ रहा है। ऐसे अभी खाली वेरिएबल लिखा आ रहा है, वेरिएबल का VAR लिखा आ रहा है। अच्छा, वेरिएबल व्यू में जब हम गए तो हमने यहां अब अपना क्वेश्चनेयर बनाना है। एक्चुअली दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू। वेरिएबल बनाने हैं, तो मैं इसको जरा स्क्रीन को डिवाइड कर रहा हूं, और आधी स्क्रीन पे मेरा क्वेश्चनर आ जाएगा, आधी स्क्रीन पे मेरा SPSS आ जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज दिस जेंडर, ऐसे ही है। जेंडर हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। मैंने क्या किया कि मैंने इसको जेंडर को इधर नाम में लिख दिया कि ये जेंडर है। जेंडर मेरा पहला क्वेश्चन है। अब ये देखें, मैंने इसमें जेंडर के बाद दे दी स्पेस, जेंडर के बाद एक स्पेस दी, और वैसे लिख दिया जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जो भी इसके स्पेलिंग है। तो जैसे ही मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, वो मुझे कहेगा वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर। अच्छा, क्या मसला हुआ है? यहां जब नाम लिख रहे होते हैं तो यहां स्पेसेस अलाउड नहीं है। तो मुझे यहां क्या करना है, यहां सिर्फ जेंडर ही लिखना है, और अगर मुझे कुछ स्पेस वाला काम करना है तो मैं अंडरस्कोर यूज कर सकता हूं। जेंडर ऑफ, अंडर स्पेस की जगह अंडरस्कोर कर दूं, अब मुझे ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब मैं स्पेसेस यूज कर रहा था तो तब मुझे वो कह रहा था इलीगल कैरेक्टर यूज हुआ है। मैंने जेंडर खाली लिख दिया, मुझे समझ आ जाएगी कि जेंडर वाला सवाल है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो ही चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वेरिएबल विंडो का कोई ऐसा इशू नहीं है ज्यादा। मैंने नाम लिख दिया, अब वो कहता है कि टाइप क्या है, मैंने कहा जी न्यूमेरिक किया है, ये ऐसे ही रहने दें, कोई इतना इशू नहीं है इसका। जो अब मसला आता है वो आता है वैल्यूज का। वैल्यूज का मसला ये आता है, वो कहता है कि इसकी कितनी ऑप्शंस हैं, कौन सी ऑप्शन की क्या वैल्यू है। इसको हम ये भी कह रहे होते हैं कि ये डेटा कोड कर रहे हैं, डेटा कोडिंग हो रही है, SPSS में डेटा कोड किया जा रहा है। तो जब मैं यहां से वैल्यू वाले बॉक्स में जाता हूं तो मुझे ये एक ब्लू सा एक साइन नजर आता है। इसको मैं भी फुल स्क्रीन कर देता हूं। ये ब्लू साइन नजर आता है, देखो यहां था, ऐसे ही मुझे पता चलेगा कि ब्लू साइन है कि नहीं। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मुझे ये ब्लू वाला साइन नजर आएगा। इस ब्लू साइन को जब मैं क्लिक करता हूं तो एक और विंडो खुल जाती है जो कहती है वैल्यू लेबल्स। दोबारा देखें, जेंडर को हमने जेंडर का नाम लिखा, वैल्यू में आए, और ये ब्लू वाले को क्लिक किया तो हमारे पास ये नई एक टैब आ गई। इस टैब से मुझे उसने ये बताया कि आप यहां वैल्यूज डाल दें कि वैल्यूज क्या हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये किया, मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं जेंडर में, मेल एंड फीमेल।
मैंने पहले मेल लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे फीमेल लिखा हुआ है, तो ये ठीक हो गया जी, मुझे ये पता है। तो मैंने कहा 1 इज इक्वल टू मेल, 1 मैंने इसमें लिखा, वैल्यू क्या है, लेबल क्या है उसका, मेल, और इसको ऐड कर दिया। फीमेल के लिए क्या करूं, टू एंड फीमेल। इक्वल टू फीमेल। गुड, 2 एंड फीमेल कर दिया। और इसको मैंने एंटर कर दिया। और इसमें कोई वैल्यूज की जरूरत है? हाँ जी, इसमें कुछ और लिखूं या बस काफी है? काफी है सर। हाँ, क्योंकि हमारे पास वहां ऑप्शंस ही नहीं है, हमारे पास 2 ऑप्शंस हमने दी हुई है क्वेश्चनर में। तो हमने इसको कहा कि जी ये दोनों प्रॉपर्ली ऐड हो गई हैं। ओके, नाउ व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन, योर एक्सपीरियंस इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। क्योंकि हम ये स्पेसेस वगैरह नहीं दे सकते, तो हमने इसका शॉर्टकट ले लिया, हमने यहां लिख दिया एक्सपीरियंस। और अब इसकी वैल्यूज में चले गए। इसकी वैल्यूज में जब जाते हैं तो ब्लू बटन हमने क्लिक किया। अब जरा मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे, क्या करें इसमें? सर सेम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट में फिर लिखेंगे लेस देन 1 ईयर। गुड, तो मैंने 1 लिखा, 1 के आगे लिख दिया लेस देन 1 ईयर। ठीक है, गुड। अब क्या करूं? सर सेम ऐसे ही होगा, 4। 2 इज इक्वल टू 1 to 5 years, 3 is equal to 6 to 10 years, and 4 is equal to 11 years or above। हाँ, और ऑप्शंस डालनी है अभी कि नहीं? नो सर, कंप्लीट। ऑप्शंस आर फिनिश्ड। तो मैंने इसको ओके कर दिया। थर्ड और आखिरी करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर मूव कर देंगे। मैंने कहा एजुकेशनल लेवल है ना, चलो एजुकेशनल लेवल आ गया, कॉपी किया। एजुकेशनल लेवल, अभी मैं ये गलती इसमें ये कर रहा हूँ कि इसमें स्पेस है, तो मैं इसको अंडरस्कोर डाल देता हूँ। इसमें क्या ऑप्शंस बनाऊं जी, बताएं? इन हाँ जी, 1 इज इक्वल टू इंटर, पूरा लिखना है ऑब्वियसली, इंटरमीडिएट। 2 इज इक्वल टू बैचलर मास्टर। 3 इज इक्वल टू, सर ये नंबरिंग देने के बाद एक्सेल से एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता एसपीएसएस में? नंबरिंग देने के बाद एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन यहां हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने जरूरी है। आपका जो सेकेंडरी डेटा है उसमें हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, वैल्यूज नहीं देनी। ठीक है, समी बात समझ आई है? सर इसमें जो फाइनेंस का सेकेंडरी है तो उसमें सिर्फ वेरिएबल्स का नेम आगे कोई वैल्यू साइन नहीं करेंगे, बिकॉज आपका तो पता नहीं ना कि क्या वैल्यू आती है उसमें, सेकेंडरी डेटा है। आपने सिर्फ वेरिएबल्स के नाम देने, वेरिएबल्स के नाम देना लाजमी है। सही है सर। अच्छा जी, हमने मास्टर्स कर दिया इसको, और 4 वाले को हमने कर दिया एमफिल पीएचडी और ऐड कर दिया। तो समझो आपके पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं, हमारा ये वाला जो था, ये फॉर्मलाइजेशन और ये वो, इसमें थोड़ा सा काम जो ये करना है कि जो भी आपके वेरिएबल का नाम है उसकी एब्रीविएशन बनानी है।
मसलन मेरे इस वेरिएबल का नाम है फॉर्मलाइजेशन। अब इसमें कितनी टोटल आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन क्या है? तो मैं इसके लिए आसानी ये करता हूं कि मैं इसके लिए पहली आइटम का नाम रख लेता हूं F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। ये समझ आई क्या बात हो रही है? F7 फॉर्मलाइजेशन से मैंने F उठाया और ये इसकी पहला क्वेश्चन है, ये इसका ये वाला पहला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, छठवां, सातवां। तो मैंने इनको इस तरीके से लिख लिया। आपके जो वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल है जॉब सेटिस्फैक्शन, तो आप क्या बनाओगे? JS1, JS2, JS3, जितनी भी उसकी आइटम। ये बात किसको नहीं समझ आई? ओके, अब इसकी वैल्यूज डालनी है, तो इसकी वैल्यूज में मैंने जाके क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज में क्या डालूं? हेल्प करें। 5 सर वो points. एग्री और डिसएग्री वो हाँ जी, वो लेकिन किस तरीके से करूंगा? 1 strongly agree. ठीक, तो 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, इसलिए कि मेरे पास इसको देखना है ना, मैंने ये वाले को, ये देखें 1 नीचे ले आओ, ये 2 देखें। disagree. Neutral. हाँ जी, सो 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, 3 न्यूट्रल, 4 अग्री एंड 5 स्ट्रांगली अग्री। आपने पूरा लिखना है क्योंकि एक ही दफा लिखने की जरूरत है। तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास अगर मैंने दोबारा जाके देखना है कोई गलती तो नहीं हुई, तो मैं यहाँ से जाके दोबारा देख सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास अच्छी ऑप्शन ये है कि यहाँ मैं यहाँ से कॉपी करूँ और इन सबको सिलेक्ट करके, वैसे नहीं, सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूं तो वो सारी वही वैल्यूज आ जाएंगी। अब किसी में भी मैं देखूं तो पांचों वैल्यूज आ गई। अब मेरे पास आ गया दूसरा वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल क्या है? एम्प्लॉय क्रिएटिविटी। इसका क्या बनाऊं शॉर्टकट? सर इसका आ जाएगा C1, C2, C3, C4, C5। अच्छा, मैं इसको EC बना लूं, EC1, EC2। यस सर, इसी भी बन सकता है, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, मतलब समझ में वो मतलब जरा क्लियर हो जाएगा कि एम्प्लॉय क्रिएटिविटी ना, कई दफा सी के साथ हो सकता है, आगे जाके कोई और भी वेरिएबल हो तो मिक्स ना हो जाए बाद में। सर हम पूरा वर्ड क्यों नहीं लिख सकते? पूरा वर्ड भी लिख सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं। एम्प्लॉय क्रिएटिविटी 1, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी 2, दोनों लिख, लेकिन जरूरत क्या है ना, जब शॉर्टकट अवेलेबल है, जब हम लिख ओके सकते सर। हैं, तो हमने EC1, EC2, EC3, देखो उसने कहा इलीगल कैरेक्टर है कोई, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, इसके क्वेश्चन हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 11। ठीक, EC8, EC9, EC10, EC11। और यहां क्या करूं? कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास आ गया वेरिएबल। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है मेरा? ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। इसका क्या बनाऊं शॉर्टकट? सर इसका INN भी लिख सकते हैं, INN। ठीक है, INN भी लिख सकते हैं और OI भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमने IN चलो लिख दिया, IN2 आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बना लें, इसका कोई ऐसा इशू नहीं। IN4, कितने इसके वो हैं वेरिएबल्स, आइटम्स कितनी है? सर 9। 9। ओके, IN4, IN5, IN6,
IN7, IN8 एंड IN9। आप चाहो तो आप एंड पे सारे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैं ज़रा साथ साथ कर रहा हूँ तो वो भी ठीक है। तो हमने कहा जी पेस्ट। एक आखिरी चीज़ फिर हम आगे चलते हैं। हो सकता है मेरे से यहाँ कोई गलती हो गई हो, ऐसे कुछ चीज़ ऐड हो गई है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं डिलीट दबाना शुरू कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट दबाया है, लेकिन ये अभी तक वहीं, जब जैसे ही मैं हिलता हूँ वापस आ जाता है। तो ऐसी चीज को, पूरी रो को डिलीट करने के लिए आपको यहां से इसको पकड़ना है, राइट क्लिक करना है एंड क्लियर करना है, फिर वो डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। सो ये आपने कर दिया। इस फाइल को प्लीज सेव कर लें ताकि गड़बड़ ना हो कोई, और सेव वहां करें जहां आपको पता हो कि चीजें उड़ने का खतरा नहीं है। मैंने इसको कह दिया BRM टेस्ट फाइल और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ऐसे सेव करूंगा एक और विंडो खुलेगी। वो विंडो एक्चुअली कमांड बताती है कि आपने क्या किया है। वो कहती है मैंने सेव कर दी है फाइल डेस्कटॉप पे BRM टेस्ट फाइल के नाम से। अच्छा जी ठीक है, ओके, इसको आप आराम से बंद कर सकते हो यहाँ से। एंड नो डेटा सेविंग, सो यू कैन कम बैक टू दिस। ये यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। वेरिएबल व्यू से कोई और क्वेश्चन, कोई एडिशन? ओके, सो जब आप एक दफा अपना वेरिएबल व्यू पे पूरी ये विंडो अपना क्वेश्चनर बना लोगे, तो इसके लिए आसानी आपके लिए ये हुई है कि आप डेटा व्यू में जाएंगे ना जब, तो यहां आपके पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। ये देखें, अब मैं इसको जरा दोबारा लार्ज कर रहा हूं। देखो पहले इसमें VAR लिखा आ रहा था। अब जो जो हमने यहाँ वर्टिकली चीजें बनाई हैं, वर्टिकली वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं यहां तक, IN9 तक, वो यहाँ हॉरिजॉन्टली आ गए हैं मेरे पास। ये ऊपर देखें, ये यहां तक उसने मुझे बना दिया है। ये आगे फिर वेरिएबल्स के नाम है, लेकिन ये हमने इंसर्ट नहीं किए, तो सारी बात है जितने इंसर्ट किए हैं वो है। जब डेटा व्यू में मैं क्या हूं, वेरिएबल व्यू ये था, डेटा व्यू में ये हो गया। अब ये बड़ा आसान काम मेरे लिए हो गया। जो पहले तो ये होता था जब ये गूगल फॉर्म्स वगैरह नहीं लोग यूज करते थे, कि अगर ये मेरे पास हार्ड कॉपी फील्ड है, अब तो आप कॉपी पेस्ट कर लोगे ना पूरा डेटा, अब तो इशू नहीं है। कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में थोड़ी चीजें ठीक करके फिर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। वो जब आपका डेटा कलेक्ट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगा। अब इसका मकसद ये है इस विंडो का कि ये आपका पहला क्वेश्चनेयर है, ये वाला। ये डेटा व्यू में, वेरिएबल डेटा व्यू में, ये आपका पहला क्वेश्चनेयर है। पहले क्वेश्चनेयर में पहले क्वेश्चन का यहां जवाब हमें क्या मिला है। फॉर एग्जांपल ये हाईलाइटेड है तो मेल, और मेल की वैल्यू हमने क्या रखी थी SPSS में? 1। गुड। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस क्वेश्चनर को देखते हुए यहां 1 लगा देना है। एक्सपीरियंस में हमें क्या जवाब मिला है? 6 to 10 ईयर्स। 6 to 10 ईयर्स की हमने क्या वैल्यू रखी थी? 3। तो हमने यहां 3 लगा दिया। एजुकेशनल लेवल पे हमें क्या जवाब मिला और क्या वैल्यू थी इसकी? मास्टर्स, लेकिन वैल्यू क्या रखी थी मास्टर्स की? सपोज हम 3, सपोज हम अगर भूल गए हैं तो वी कैन गो बैक टू दिस विंडो, एजुकेशनल लेवल पे जाएंगे, मास्टर्स क्या, मास्टर्स वाज इक्वल टू 3। ओके फाइन, यू विल गो बैक। वैसे तो यहाँ हम साल लिख भी सकते हैं 1 2 3 4, इसके साथ ही लिख दें यहीं, बट एजुकेशनल लेवल हमने कहा जी 3।
अब हमने बिकॉज ये वाले बनाए नहीं थे तो हम आगे नेक्स्ट वाले पे जा रहे हैं। अब ये देखें मेरे पास ये जवाब आए हैं, ये जो हाईलाइटेड है। तो F1 में क्या लिखूं? 5 5, गुड, शाबाश। F2 में 5 5, F3 में 3 3, 4, 4, 4 5, 5, जो भी लिखा गया। अच्छा जी, अब हम आ गए EC1 पे। EC1 में हमें क्या मिल रही है वैल्यूज? 5, 5 5 5 5, 4 4 4 4, 4, 4, 3 3 3 5 5 3, 5, 5। इनोवेशन पे आ गए, ये लोगों ने टिक किए होंगे, इन सर्कल किए होंगे, जो भी है। इनोवेशन पे आए तो हमें क्या मिला जी? 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 4। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चनेयर का डेटा SPSS में डाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमें कहां से पता चलेगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख दिया है इधर। यदि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसका डेटा कहाँ है? यहाँ डेटा है, जेंडर पे, और ऑनवर्ड सारे हमने जवाब लिख दिए। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल दूसरा डेटा आता है 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 3। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास मजीद डेटा जो आता है, ऐसे मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा चलो इसको रिपीट कर। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके से हम डेटा जो है इसका वो अपने पास एंटर कर सकते हैं। और जब हम फॉर एग्जांपल उसमें थे, गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट किया था, उसको थोड़ा सा उसको छेड़मेड़ करनी पड़ती है। उसके साथ मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या करना पड़ता है। उसको हमने आई थिंक सेव नहीं किया था, उसको हम जाके जरा सेव कर लेते हैं। हम जा रहे हैं अपने गूगल फॉर्म में। एक मिनट सिर्फ वेट कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम गूगल फॉर्म्स पे जब गए थे तो हमने ये रिसर्च का डेटा कलेक्ट किया था। रिस्पॉन्सेज हमारे पास 10 थे। ये मैंने कहा जी न्यू शीट में डेटा, ये सबको नजर आ रहा है? फाइल डाउनलोड एक्सेल की फाइल, और मैंने कहा कि मुझे ये रिसर्च क्वेश्चनर का डेटा डेस्कटॉप पे कर दें। अच्छा, ये मैंने इसलिए ये स्टेप किया है बिकॉज आपको ये बाद में इशू आएगा, मजीद भी हम बात करेंगे इस पे, बट फिलहाल के लिए आपको बताऊं कि ये देखें, ये मेरे पास रिसर्च क्वेश्चंस का डेटा आ गया। इसको एज इट इज मैं SPSS में नहीं ले जा सकता। उसकी वजह ये है
ये मेरे पास जो डेटा आया है ना, ये मेरे पास डेटा आया है उस फॉर्म में कि ये क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, वर्ड्स और वो सारा कुछ। तो थोड़ी सी मुझे एफर्ट ये करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि यहां से मैं इसको क्लिक करूं, ये अदरवाइज भी आपके काम आने वाली चीज है, और ये फाइंड एंड रिप्लेस में जाऊं, रिप्लेस में चला जाता हूं मैं इसको। अब मैं पहले फीमेल को कन्वर्ट कर रहा हूं, वाई, बिकॉज अभी इशू आपको, चलो मैं पहले आपको मेल को कन्वर्ट करके बताता हूं। मैं कहता हूं मेल की जगह मेल को फाइंड करो और उसको, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं टैग लगा दो 1 एंड रिप्लेस ऑल। उसने कहा 10 रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं, ये देखा आपने, ये 1 1 1 में चला गया, लेकिन साथ मेरे साथ मसला ये हुआ कि फीमेल का मेल भी उसने चेंज कर दिया है। तो मैंने इसको कंट्रोल Z किया। तो गुड आइडिया है इसके पहले मैं ऐसे वर्ड्स को करूं जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। तो मैंने कहा फीमेल को रिप्लेस कर दो, सॉरी 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 ये गलत हो गया, बिकॉज मुझे फीमेल को रिप्लेस करना था विद 2। और मैं क्या करता हूं, मैं इसको कह रहा हूं मुझे 1 को रिप्लेस कर दो 2 के साथ। अच्छा जी, अब मैं इसको कहूंगा कि मुझे मेल को रिप्लेस कर दो विद 1, रिप्लेस ऑल। तो अब ये मैंने अपना क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट कर दिया। ये बात समझ आई? अब मैं इसको करता हूं फॉर एग्जांपल लेस देन 1 ईयर, कॉपी किया, लेस देन 1 ईयर जो है दैट इज माय ऑप्शन 1, रिप्लेस ऑल। उसने रिप्लेस कर दिया। ये बेहतर ये है कि मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, बिकॉज मेरे से गलती हो सकती है। तो मैंने ये किया, दिस इज माय सेकंड ऑप्शन। मैंने इसको कहा मुझे 2 के साथ रिप्लेस कर दें, रिप्लेस ऑल, वो रिप्लेस हो गया। अब ये मैंने क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जी, तो और हम कर लेते हैं कि इसमें से मैं कहता हूं इसको कि मुझे जो खाली n है उसको रिप्लेस कर दे 3 के साथ। ये इसलिए मैं दरम्यान से कर रहा हूँ बिकॉज n किसी के साथ मैच नहीं करता, तो वो रिप्लेसमेंट्स ठीक हो जाएंगी। अब मैं उसको कहता हूं कि मुझे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को चेंज कर दे विद 1, रिप्लेस ऑल, वो रिप्लेस हो गया। अब मेरे पास रह गया डिसएग्री को मैं कहता हूं 4 के साथ चेंज कर दें। ये थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। और अग्री को अब मैं स्ट्रॉन्गली अग्री को पहले करूंगा। स्ट्रॉन्गली अग्री मेरा आ जाएगा, स्ट्रॉन्गली अग्री आ जाएगा 5, एंड अग्री मेरे पास आ गया, सॉरी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अग्री मेरे पास, अब मैंने 2 कर दिया, वैसे 4 आना चाहिए था। अग्री को मैंने 2 के साथ रिप्लेस कर दिया। तो अब मैंने ये क्वांटिटेटिव डेटा बना लिया है। मेक श्योर कि आपकी वहां की अरेंजमेंट और यहां की अरेंजमेंट सेम हो। मसलन अगर मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द जेंडर, व्हाट इज द एज और व्हाट इज योर एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें, तो यही चीजें एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में मेरे पास SPSS की शीट में नजर आ रही हो, तब मेरा मसला ठीक होगा। अदरवाइज मुझे यहाँ डेटा को ठीक करना पड़ेगा। तो उसी डेटा को मैं सिंपली उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने एक वेरिएबल का क्वालिटेटिव डेटा ही उठा लिया था। वो कौन सा था? हाउ मेनी टाइम्स डू यू
बाय अ प्रोडक्ट, मैंने 1 to 5 टाइम्स अ मंथ और ये वो लिखा था ना। जब मैं SPSS में गया हूँ, इस वेरिएबल को देखता हूँ, उसने 000 काउंट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है ये मुझे समझ नहीं आई कि क्या लिखा है इसमें। अगर मुझे देखना है इस पूरे डेटे को कि किस तरह का ये है डेटा, तो आई कैन जस्ट गो टू दिस 1 to A, मतलब क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव डेटा, तो मुझे ये नजर आ जाएगा और वापस भी आ सकता हूँ। सो ये चीज थोड़ी सी आपको समझ आनी चाहिए कि ये कैसे करनी है। जब आपके पास एक दफा ये डेटा आ जाता है, फिर एनालिसिस इसके बड़े आसान हो जाते हैं। एनालिसिस का पार्ट हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? आई नो इट इज टू मच फॉर 1.5 आवर्स, बट अगेन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी चीजें। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। No question, sir. ओके, एनीवन एल्स? सर समझ आया, लेकिन अभी खुद करेंगे ना तो कुछ बहुत सारा समझ आएगा। जी, मैंने आपको इसलिए अपनी स्टोरी इसलिए नहीं बताई थी कि मेरा कोई वो उसमें था। मैंने स्टोरी सिर्फ इसलिए बताई थी कि जब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से समझने की पैशन से कि मुझे ये चीजें समझ आनी चाहिए, जब तक ऐसे नहीं करेंगे हमारे ये सब लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं है। और अगेन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ये चीजें अभी नहीं सीखते, आपका हो सकता है सब्जेक्ट तो चलो जैसे कैसे पास हो जाएगा, सब्जेक्ट पास होने का इशू नहीं है। तो सब्जेक्ट पास करना इशू नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप चीजें कर सकते हो, सीख सकते हो, तो क्यों ना हम सीख लें ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आसानी रहे और अदरवाइज भी जो है वो बाकी लाइफ में भी हमें ये चीजें डेफिनेटली काम आएंगी। तो अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम थोड़ी सी ब्रेक करते हैं और उतनी देर आप कोशिश ये करो कि अगर SPSS का लिंक चेक कर लो। ब्रेक 10 मिनट की करने के बाद अगले 10 मिनट में SPSS का लिंक चेक कर लो कि डाउनलोड हो रहा है, नहीं हो रहा, मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अदरवाइज मैं IT वालों को कहूँ कि हमें और कोई लिंक भिजवाएं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर we'll have a break of आपको आवाज ही नहीं आ रही थी, आप बोले भी नहीं कोई। सर किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। तो मुझे बताओ तो सही, स्क्रीन तो मूव कर रही है, मैं तो अपनी तरफ से वो करवाए जा रहा हूँ। सर हमने समझ अच्छा चलो कोई बात नहीं। हम समझ रहे थे सर कि शायद कोई ब्रेक टाइम है, ये चीज है इस तरह। नहीं इसमें नहीं, ग्रुप में मैसेज भी आया हुआ सर। वो मेरे पास एक्चुअली मोबाइल मेरा पता नहीं कहीं रह गया इधर उधर, मैं ऊपर ऑफिस में नहीं लेके आया। मैं समझ रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ, मुझे तो उसने मैसेज दिया कि आप बोल रहे हो और आवाज नहीं जा रही है। अच्छा खैर, ये डेटा है हमारे पास, हमने इसको फिल कर लिया। समझें कि हमारे पास सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इसके बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं, जिसमें से मेन हमारा टैब जो काम आती है वही एनालाइज की टैब है। एनालाइज की टैब में हमने सबसे पहले जाके ये देखना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल किस तरह के लोगों का डेटा आया है, उनका जेंडर क्या था, एक्सपीरियंस क्या था, एजुकेशन क्या था। तो मैं क्या करूंगा, एनालाइज में जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा, फ्रीक्वेंसीज में चला जाऊंगा। अब जब मैं इधर जाऊंगा तो मुझे इस तरह की एक विंडो नजर आएगी खाली। ये विंडो में पूरा डेटा पड़ा हुआ है और ये विंडो में जिस डेटे का मैं एनालिसिस करना चाहता हूं उसको इधर ट्रांसफर मुझे करना होगा। सो जेंडर, मैंने अभी ये देखना है कि मेरी जो डेटा है उसमें किस तरह के लोगों ने मुझे डेटा दिया है।
उनका जेंडर क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका एजुकेशनल लेवल कितना है। तो मैंने ये सिर्फ 3 चीज़ें इधर मूव की हैं फिलहाल। अगर मैं कोई गलती से ये चीज़ इधर मूव कर दूं तो उसको मैं वापस भी मूव कर सकता हूं। अभी फिलहाल के और कर रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जेंडर, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल लेवल लोगों का क्या है जिन्होंने मुझे क्वेश्चनर फिल करके दिए। तो मैंने ओके दबाया, ये नई एक विंडो आ गई जिसमें ये मेरे पास 3 टेबल उसने बना दिए। अब 3 टेबल्स में जरा पढ़ के मुझे समझाएं कि क्या समझ आ रही है। एक टेबल मुझे अवैध समझाएगा, पहले वाला। दूसरा टेबल मुझे इमरान समझा दे। तीसरा टेबल कश्यप समझा दे। जी ये लेफ्ट माउस पे तो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जितने आए, उसके बाद उनकी परसेंटेज टोटल में हाँ, से। इससे आपके पास पहला है ना, पहला टेबल है। जी हाँ, सर, जेंडर तो वाला। जेंडर के टेबल को देखते हुए आपको क्या पता चलता है फौरन 1 मिनट में, क्या समझ आ गई है कि कितने लोग क्या थे? 84% 43% मेल थे और 56% फीमेल्स थी। और नंबर वाइज जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 84 मेल थे और 108 फीमेल। और टोटल कितने लोग हैं? 192। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट टेबल एक्सपीरियंस का वैस। जी सर, एक्सपीरियंस में वैलिड मतलब डिस्क्रिप्शन में ये लेस देन 1 ईयर के रिस्पॉन्सेज 13 आए थे टोटल, वो टोटल रिस्पॉन्स का 6.8% है। वेरी और गुड। 1 to 5 ईयर के 36 टोटल रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, 140 ओवरऑल 192 पूरे हैं। गुड, ठीक है। हाँ जी कशो बच्चे, थर्ड टेबल। सर टोटल मेंबर मतलब जितने भी वो हैं वो 192 हैं जी और परसेंटेज उनकी फर्स्ट 6.8 है, फिर 18.8, फिर 37, फिर 37, तो टोटल 100 हो रही है। और इसमें से फिर वैलिड परसेंटेज आ जाती है और फिर नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी समझ आ रही है क्या है? यस सर। अच्छा, अब मुझे साजिदैन बताएगा कि हमारा जो सैंपल है ये पढ़े लिखे लोगों का है या ज्यादा कम पढ़े लिखे लोगों का है? जी साजिदैन। जी सर। हमारा जो सैंपल है सर ये पढ़े लोगों पढ़े जी लिखे लोगों का है, क्यों? सर ये क्वांटिटेटिव है ना। नहीं, इन टेबल्स को देखते हुए। नहीं, मास्टर तक है ना वो। हाँ, मास्टर के कितने लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है? सर 71 लोग हैं। ठीक है, और बाकी लोग? मास्टर सर 71% है और पीएचडी की सर 72 है सर। 71% नहीं है सर इसमें ये कह सकते हैं कि बैचलर से पीएचडी तक ज़्यादा रेस्पोंडेंट है हमारे। हाँ जी, कह सकते हैं बिल्कुल। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि लुकिंग एट दिस टेबल, थर्ड टेबल, कैन वी से दैट आवर सैंपल इज ऑफ एजुकेटेड पीपल? यस सर, मोस्टली, क्योंकि ओनली 13 जो है वो इंटरमीडिएट, बाकी एडवांस लेवल के हैं। बाकी एडवांस लेवल उन्होंने किया हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इमरान मुझे बता दे कि हमारा मेल डोमिनेंट सैंपल है या फीमेल डोमिनेंट सैंपल है? सर शो करा दे सर, टेबल छोड़ी और जी टेबल आ गए सर। इसमें फीमेल ज़्यादा है सर, इसमें फीमेल ज्यादा है। वेरी गुड। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे पास किस तरह के लोग हैं ज्यादा, या क्या हालात हैं? सर एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, क्योंकि 6 से 10 इयर्स के बीच में है ज्यादा लोग हैं ना। बिल्कुल सर। सो ये देखो कितना आराम से हमें एसपीएसएस ने ये चीजें एनालिसिस कर दी। अब फॉर एग्जांपल इसी एनालिसिस को अगर मैंने दोबारा करना है तो एक तो तरीका ये है कि एनालाइज पे जाऊं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसी पे जाऊं तो फिर वहां ले जाएगा। बट मेरे पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है अगर इसमें मैंने कोई थोड़ी सी चेंज करनी है। ये देखें, ये मेरे पास शॉर्टकट है कि मैंने फ्रीक्वेंसीज वाला एनालिसिस अभी किया है, तो मैं डायरेक्टली इस पे जाऊंगा,
फ्रीक्वेंसीज पे जाऊंगा और यहाँ से अब मेरे पास और क्या ऑप्शंस आ सकती हैं वो मैं अब देखता हूँ। मेरे पास अब ऑप्शंस ये हैं कि मुझे सपोज ये देखें, मुझे मीन, मीडियन, मोड, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, इन चीज़ों की चाहिए, वो भी मैं ले सकता हूँ। मैं फिलहाल इसको कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे चार्ट्स बनाने हैं। कहता है किस तरह के चार्ट्स बनाने में? कहता हूँ पाई चार्ट्स बना दे जी। ठीक है, पाई चार्ट्स मैंने बना लिए। उसके बाद वो फॉर्मेट स्टाइल है, ये इतना हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग में, ये अभी हम नहीं कर रहे। स्टाइल को हम इतना डिस्कस नहीं करें, ना ही हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, मैंने कहा मुझे चार्ट्स बना दो, पाई चार्ट्स बना दो। अब चार्ट्स में जाके मुझे पाई चार्ट खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मली नन सिलेक्ट हुआ होता है। पाई चार्ट सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया और दोबारा ओके कर दिया। जब तक ये यहाँ रनिंग फ्रीक्वेंसीज आ रहा होता है तब तक नहीं। अब कहता है प्रोसेसर इज रेडी। तो अब यहाँ देखें वही टेबल्स आ गए, बट अब मेरे साथ टेबल के साथ साथ ये जेंडर का पाई चार्ट आ गया। ये मेरे पास एक्सपीरियंस का पाई चार्ट आ गया। ये मेरे पास एजुकेशनल लेवल का पाई चार्ट आ गया। ये तीनों पाई चार्ट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। सपोज मैं कहता हूं नहीं, मुझे पाई चार्ट्स नहीं चाहिए थे, आई विल गो बैक टू दिस फ्रीक्वेंसी और मैं उसे कहता हूं मुझे हिस्टोग्राम बना दो और ओके दबाया। उसने वही टेबल ऊपर बनाए पहले और अब उन टेबल्स के हिस्टोग्राम्स बना देगा। जेंडर का ये है, एक्सपीरियंस का है और ये एजुकेशनल लेवल का। तो ये थोड़ी बहुत समझ आई। ये एक दूसरी विंडो। अब इसको मैं, मेरे पास अच्छी ऑप्शन ये है कि मैं इसको सीधा यहाँ से दोनों तीनों टेबल्स को, या फिर इसमें से एक जो है वो मैं एजुकेशनल लेवल का पाई चार्ट भी है, इनको मैंने कॉपी कर लिया, चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, और कोई मैंने वर्ड की फाइल खोली फॉर एग्जांपल ये, और इस पे जाके मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और ये मेरे पास वर्ड की फाइल में कॉपी पेस्ट हो गए। लेकिन ऐसे हमने करना नहीं है। हमने अपने थीसिस में ये टेबल एज इट इज कॉपी नहीं करने। इसके लिए टेबल बनाने के लिए मैं आपको, जैसे ही आपका जब डेटा आ जाता है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगा। मंडे वाली क्लास में हम खैर एनालिसिस ही कर रहे होंगे, एंड में फॉर्मेटिंग वाली क्लासेस में कराऊंगा। तो ये टेबल हम कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने खूबसूरत बेहतर टेबल बनाएंगे। तो ये डेटा आपके पास इजीली कॉपी हो सकता है यहां से। अगेन, अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका कोई फायदा नहीं। ये सारे लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं। लेक्चर देखना है, लेक्चर दोबारा देख लेना, बट लेक्चर में ऑब्वियसली आपका टाइम इस लेक्चर में देखने के लिए वेस्ट इस तरह होगा कि इसकी, मैंने आपको बताया था वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने आपको लिंक भिजवाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। जैसे ही कोई नई वीडियो मैं बनाता हूँ आपको पता भी चल जाएगी। ज़्यादा मेरा यही काम है कि मैं ये बच्चों को फैसिलिटेट करूँ कि एटलीस्ट उनके पास थीसिस लिखने के लिए एक इंडिपेंडेंट गाइड हो। तो उसमें आप SPSS की पूरी सीरीज और वीडियो है जो हमने क्लास में भी करनी है, आप वहाँ भी बार बार देखते रहो। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस की हुई है। SPSS आप कह रहे हो डाउनलोड